गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ सीरीज में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है वो समझेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 11.1 है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड, और जो एक्सरसाइज 11.2 है वो है इनवर्स प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है ये समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। वैसे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जिसके अंदर जो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी उसके साथ ही बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल weight of sugar and cost of sugar। वेट ऑफ शुगर केजी के अंदर और ये रुपीस के अंदर लेते हैं हम। जैसे सपोज करो 1 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट है 40 रुपीज, तो 3 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, जैसे 1 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट है 40 रुपीज, तो 3 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट क्या होगी। इसको हम क्या करेंगे, 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 रुपीज। ऐसे ही 5 kg ऑफ शुगर का कॉस्ट क्या होगी, तो 5 kg को 40 से 200 रुपीज। जैसे इसमें क्या होता है कि x1 और y1 इक्वल होते हैं x2 और y2 के। जैसे अब इसके अंदर हम इसको x1 और इसको y1, जैसे 1/40 और ये हो गया x2/y2 हो गया 120। देखो सेम आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 या 43 जा 120। ये आगे दोनों इक्वल। ऐसे ही ये ऐसे जैसे जैसे जो वेट है केजी का वो इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे जो शुगर की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। तो इसके अंदर x और y क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं कि x/y है जो वो होता है k के इक्वल। k क्या है, कांस्टेंट, या फिर x इज इक्वल टू ky इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही कि x1 और y1 जो है x2 और y2 के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जैसे ये है कि अगर जो वेट है शुगर का वो इंक्रीज हो रहा है तो इसकी कॉस्ट भी उसके साथ ही इंक्रीज होगी, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसे ही इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 में समझेंगे। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। तो यहाँ पे हमें कार पार्किंग के चार्जेस गिवन हैं जो रेलवे स्टेशन पे हैं। जैसे 4 आवर्स के हैं 60 रुपीज, 8 आवर्स के हैं 100 रुपीज, 12 आवर्स के हैं 140 एंड 24 आवर्स के कार पार्किंग चार्जेस हैं 180। तो इसमें पूछा क्या है कि चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, कि जो पार्किंग चार्जेस हैं वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे पार्किंग चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ऐसे इंक्रीज हुए तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, अगर डायरेक्टली इंक्रीज नहीं हुए तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो पार्किंग टाइम, आपने इसके अंदर टेबल जरूर ड्रॉ करना है और नीचे आ जाएगा पार्किंग चार्जेस। जैसे 4 आवर्स के हैं 60 रुपीज, 8 आवर्स के हैं 100, 12 आवर्स के हैं 140 एंड 24 आवर्स के हैं 180। अब इसको हम जैसे अब 4 आवर्स के पार्किंग चार्जेस हैं 60 रुपीज, तो 1 आवर के कितने होंगे। तो 1 आवर को निकालने के लिए इसको हम रेशो में लिखेंगे 60/4। ये आ जाएगा 4 1 4 या 15 4 60 होता है। ठीक है, 4 1 4, 4 5 20, ये आ जाएगा 15 रुपीज 1 आवर का। ऐसे ही इसको चेक करो 100/8, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, ये आएगा 25/2 या फिर 12.5। वैसे तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि 1 आवर का इसके अंदर क्या आ रहा है 15 रुपीज। ठीक है, और इसके अंदर आ रहा है 12.5। ठीक है, तो इसका 1 आवर का रेट कितना आ रहा है 12.5, इसका 15 रुपीज, तो ये दोनों सेम नहीं है। ऐसे इसका भी चेक कर लो एक बार, 140/12, 2 6 12, 2 7 40 और 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, ये आ गया 35/3। ये भी नहीं आएगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 3 1 3, 3 1 3, 2 2 3 6 11.6 समथिंग। ऐसे ही इसका 180/24, तो 6 4 24, 6 3 18, आ जाएगा 2, आ जाएगा 15, आ जाएगा 7.5। अब देखो इसमें कोई भी सेम नहीं है, तो पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ठीक है, पार्किंग चार्जेस इसके पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है।
डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उस टाइम होता अगर यहां पे जैसे 4 आवर्स का क्या है 60 है, तो 8 आवर्स का होना था 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 120, यहाँ पे 120 होता है, ठीक है, या यहाँ पे होता है 15 180, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना था, या इसको 15 से मल्टीप्लाई करते तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, बट अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table find the parts of the base that need to be added. कि इसके अंदर देखो रेड पिगमेंट का पार्ट्स गिवन है, उसमें हम कितना बेस ऐड करेंगे, ठीक है, ये बताया हुआ है कि अगर एक पार्ट है रेड पिगमेंट का तो उसके अंदर 8 पार्ट्स बेस के हैं। ऐसे ही 4 पार्ट्स अगर रेड पिगमेंट के हैं तो कितना बेस होएगा उसके अंदर, अगर 7 है 12 है या 20 पार्ट्स है रेड पिगमेंट का तो इसके अंदर कितने पार्ट्स बेस होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले आप टेबल ड्रॉ कर लो इसके अंदर। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट एंड पार्ट्स ऑफ बेस। सबसे पहले है 1 पार्ट के अंदर 8, 4, 7, 12 एंड 20। यहां पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसको आप x1, x2, x3 और x4 पुट कर दो, हमें यही निकालना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब देखो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ बेस, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी 1/8 इज इक्वल टू 4/x1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 8/1 इज इक्वल टू x1/4, ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो इसको। तो इसमें x1 की वैल्यू आएगी, x1 यहीं पे, ये 4 8 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x1 आएगा आपका 32, ठीक है, 8 4 जा 32, x1 आ गया हमारा 32। ऐसे ही इसको प्रोपोर्शन में लिख लो, जैसे 8/1 इज इक्वल टू x2/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे x2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 7 जा 56, तो x2 आया है हमारा 56। आप नीचे भी अलग से ये टेबल ड्रॉ करके आंसर में दिखा सकते हो इसको। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है अपना 8/1 इज इक्वल टू x3/12, x3/12, तो x3 इज इक्वल टू 12 8 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12 8 जा 96, तो इसका आंसर आएगा 96। ऐसे ही लास्ट पार्ट का 8/1 इज इक्वल टू x4/20, तो x4 की वैल्यू आएगी 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 20, 8 2 16, 160, तो ये आ जाएगा 160, ठीक है। ऐसे ही x1, x2, x3 और x4 की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन से ही रिलेटेड इन्होंने पूछा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में इसी के अंदर कर देते हैं हम इसको। थर्ड क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि इन क्वेश्चन 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, कि यदि एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के अंदर, जैसे वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के अंदर 75 ml में गिवन है, ठीक है, 75 ml चाहिए, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, तो कितना रेड पिगमेंट हम उसके अंदर मिक्स करें कि हमारे पास 1800 बेस आए। तो ये भी सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, जैसे 1/75 इज इक्वल टू x/1800, तो 1800 यहां चला जाएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर एक साइड डिनोमिनेटर में है तो दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में हो जाता है, अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 1800/75।
ये 5 के टेबल पे या 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। पहले तो 3 के टेबल पे कर लो आप इसको। 3 2 6, 3 5 15, 3 6 18, 0 0 एज इट इज। ये 25 पे भी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे वैसे तो। 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 120, 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 4 20। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, तो 24 रेड पिगमेंट चाहिए 1800 बेस के लिए। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। कि कोई मशीन है जो सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री के अंदर 6 घंटे के अंदर 840 बोतल फिल करती है। हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर? 5 आवर्स के अंदर कितनी बोतल फिल करेगी? तो सबसे पहले तो टेबल, नंबर ऑफ बोटल्स, टाइम टेकन इन आवर्स। ठीक है, 840 बोतल हैं जो 6 आवर के अंदर फिल हो जाती हैं। तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी बोतल, इसको एक्स मान लो कि लेट द नंबर ऑफ बोतल बी एक्स एंड टाइम कितना है 5 आवर। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है। तो 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो 1 घंटे के अंदर निकालेंगे हम कि कितनी बोतल्स वो फिल करेगी। जितनी करेगी तो उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कैंसिल हो जाएगा वैसे यहाँ पे। 6 1 6, 6 1 6 एंड 2 6 4 24, 0। तो 140 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। अब 5 उसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 140 इंटू 5, 14 5 70, 0। तो ये 700 बोतल फिल करेगा 5 आवर्स के अंदर। यहां आ जाएगा 700। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram। कि किसी बैक्टीरिया की जो अगर फोटोग्राफ हम 50,000 गुना एनलार्ज करें या जूम करें उसको, तो बैक्टीरिया की लेंथ हो जाती है 5 सेंटीमीटर, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? इसमें हमें बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी है कितनी होगी, क्योंकि जब हम उसको एनलार्ज कर रहे हैं तो 50,000 गुना एनलार्ज हो रही है वो, और उसकी लेंथ हो जाती है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, कि यदि फोटोग्राफ को हम 20,000 गुना एनलार्ज करें तो व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ? तो उसकी लेंथ कितनी होगी? ठीक है, अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा लेंथ ऑफ बैक्टीरिया का। आप टेबल ड्रॉ कर लो। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, इन सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड। अब देखो इसके अंदर हमें गिवन है कि 5 सेंटीमीटर के अंदर ये 50,000 टाइम्स एनलार्ज होती है, तो x के अंदर कितनी होगी? जैसे वो x के अंदर है तो 1 होगी, और y के अंदर कितनी लेंथ होगी उसकी यदि ये 20,000 टाइम्स एनलार्ज हुए। ठीक है, तो ये तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 जो हम एनलार्ज करते हैं उसके अंदर, तो इसको हम प्रोपोर्शन के अंदर लेंगे, जैसे 5 अपॉन 50,000 x अपॉन 1। ठीक है, 1 को 5 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो आप इसको कैंसिल करोगे, 5 1 5, ये आ जाएगा 10,000। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर 4, या फिर 10 की पावर -4। ठीक है, x आएगा 10 की पावर -4। ऐसे ही सेम इसके साथ, जैसे अगर ये 5 अपॉन 50,000 एनलार्ज है,
तो y अपॉन 20,000, इसको लिखेंगे आगे, ये हो जाएगा 5 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू y अपॉन 20,000। अब 20,000 यहाँ डिनोमिनेटर में है, उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो हम y इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 10,000 था ही नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ आएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। x की आई है 10 की पावर -4 और y की आई है 2 सेंटीमीटर। यदि ये वन उसमें 1 टाइम एनलार्ज होई है तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर होगी। यदि ये 20,000 टाइम्स एनलार्ज होती है तो ये 2 सेंटीमीटर बैक्टीरिया की लेंथ आएगी। इसके साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।